हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है कर्मधारय समास। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास और आज हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। सबसे पहले कर्मधारय समास की डेफिनेशन कि कर्मधारय समास होता क्या है। यदा तत्पुरुष समासस्य द्वयो पदयो एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति भवति। यदा मीन्स जब, तत्पुरुष समासस्य यानी तत्पुरुष समास के द्वयो पदयो यानी दोनों पदों में, द्वयो पदयो मीन्स दोनों पदों में एक विभक्ति यानी एक ही विभक्ति हो। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो, जैसे हम लिखते हैं एक राज्ञ पुरुष है। एक एग्जाम्पल क्या लिखा तत्पुरुष समास का, राज्ञ पुरुष है अर्थात राजा का सिपाही। एक तरह से क्या मानते हैं, राजा का सिपाही। तो यहाँ पर ये वाला जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पर जो विभक्ति लगी हुई है वह है प्रथमा विभक्ति है। तो जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक समान विभक्ति हो जाए, एक ही विभक्ति लगे, तो यहाँ पे आगे यही बताया गया है कि अर्थात समान विभक्ति भक्ति यानी समान विभक्ति होती है। तदा यानी तब, सह समानाधिकरण है तत्पुरुष है कथ्यते, यानी तब उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहा जाता है। जब दोनों पदों में एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती हो तब उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अयम एव समास है कर्मधारय इति नामना ज्ञायते। इसी समास को, अयम एव समास है यही समास, कर्मधारय इति नामना यानी कर्मधारय के नाम से ज्ञायते में जाना जाता है। अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है वही हमारा कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। अस्मिन् समासे साधारणतया पूर्व पदम विशेषणम, कहने का मतलब कि इस समास में साधारणतया यानी साधारण रूप से पूर्व पदम यानी पूर्व पद, विशेषणम अर्थात विशेषण, उत्तरम च यानी और उत्तर पद विशेष्यम भवति यानी विशेष्य होता है। इस समास का जो पूर्व पद होता है वह विशेषण तथा उत्तर पद जो होता है वह विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि विशेषण वह होता है जो विशेषता बताता है और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, नील कमलम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कौन सा, नील कमलम अर्थात नीला है जो कमल। नील कमलम मीन्स नीला है जो कमल। यहां पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल जो है वो कैसा है। इसका हिंदी मीन्स लिख लेते हैं कि नीला है जो कमल। तो यहां पर कमल की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा, नीले के द्वारा, कि कमल कैसा है, नीला है। तो यहां पर विशेषता बताने वाला शब्द तो क्या हो गया हमारा, विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई गई है वो क्या हो गया, विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है, दूसरे रूप में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, नील कमलम अर्थात नीला है जो कमल। साथ में मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जब दोनों पदों में एक ही विभक्ति लग जाए तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम विशेष्य वाले पद के अनुसार इसका विग्रह करते हैं। अर्थात विशेष्य में जो भी विभक्ति और जो भी वचन लगा हुआ है, जो भी विभक्ति जो भी वचन और जिस भी लिंग का प्रयोग किया गया है वही विभक्ति वचन और लिंग का प्रयोग हम विशेषण वाले पद में करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कमलम लिखा हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है नपुंसक लिंग में, तो इसीलिए नील शब्द में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखेंगे। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह पूरा क्या हो जाएगा, नीलम कमलम। आप चाहो तो यहाँ पर एक शब्द इति का प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। तो नील कमलम का जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, नीलम कमलम।
कर्मधारय जो समास होता है वह हमारा 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है विशेषण विशेष्य कर्मधारय, जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पहला पद जिसका विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो वही हमारा क्या है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। सेकंड आता है हमारा उपमान उपमेय कर्मधारय। सेकंड हमारा क्या है, उपमान उपमेय कर्मधारय, यानी जहां पर उपमान और उपमेय के बारे में बताया गया हो। थर्ड वाला है उपमान उत्तर पद कर्मधारय, अर्थात उत्तर पद में उपमान बताया गया हो। जहां पर उत्तर पद में उपमान बताया गया हो वो हमारा उपमान उत्तर पद कर्मधारय है। 4 वाला है अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय, यहां पर तुलना की जाती है और तुलना जो की जाती है वो हमारे रूपक अलंकार की तरह की जाती है। जैसे यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, विद्याधनम, अर्थात विद्या रूपी धन। तो इस तरह से यहां पर अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय का हम समास विग्रह कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हमारा विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तो एक एग्जाम्पल हो गया था। सेकंड एग्जाम्पल पीताम्बरम, अर्थात पीला है जो वस्त्र। पीताम्बरम का मीन्स क्या है, पीला है जो वस्त्र। तो यहां पर हमारे पास सेकंड वाला पद कौन सा है, अंबरम। तो अंबरम तो वैसा का वैसा। हमें विभक्ति लिंग और वचन किस में लगाने हैं, सिर्फ पीत वाले शब्द में। किसके अनुसार, अंबरम के अनुसार। अंबरम में जो भी विभक्ति वचन और लिंग है वही विभक्ति वचन और लिंग का प्रयोग हम इस वाले शब्द में करेंगे। तो हमारा पूरा विग्रह क्या हो जाएगा, पीतम अंबरम। इति का प्रयोग आप चाहो तो करो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। पीतम अंबरम अर्थात पीला है जो वस्त्र। रक्त कमलम, रक्त यानी आप जानते हो रक्त लाल होता है, तो यहां पर रक्त का मतलब रक्त ना बोल करके हम क्या बोलेंगे कि लाल है जो कमल। रक्त कमलम का मीन्स क्या लिखेंगे, लाल है जो कमल। तो कमलम शब्द हमारा यानी कहने का मतलब जो हमारा विशेष्य वाला पद है वो तो वैसा का वैसा, और विशेषण वाला जो पद है उसमें हम इसी के अनुसार क्या लगा देंगे, विभक्ति लगा देंगे। कि कमलम में अगर प्रथमा का एक वचन है तो रक्त में भी हम प्रथमा का एक वचन लगा देंगे नपुंसकलिंग में, क्योंकि कमलम शब्द हमारा नपुंसकलिंग का है। तो इसीलिए रक्त शब्द को भी हम किसका बना देंगे, नपुंसकलिंग का। कुराजा, 2 शब्द आपके इसमें होते हैं, एक आता है कु और एक आता है सु। तो कु का प्रयोग कर्मधारय समास में कुत्सित है, अर्थात कोई बुरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। बुरा व्यक्ति वस्तु कोई भी चीज हो सकती है हमारी, कि कु का प्रयोग कुत्सित है अर्थात बुरे के लिए। सु का प्रयोग सुंदर के लिए किया जाता है। सु का प्रयोग सुंदर के लिए और कु का प्रयोग कुत्सित के लिए अर्थात बुरा। तो जैसे कि यहां पर था कुराजा, कुराजा अर्थात बुरा राजा। तो कु का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, कुत्सित है के लिए, और जो हमारा विशेष्य वाला पद है वो वैसा का वैसा। ठीक इसी तरह से महापुरुष, महा का प्रयोग महान के लिए किया जाता है। किसी भी चीज की महानता बताने के लिए हम महान का प्रयोग करते हैं। तो पुरुष हमारा वैसा का वैसा और महा के स्थान पे क्या लिख देंगे, महान। पुरुष में प्रथमा का एक वचन है तो ये इसका भी हम प्रथमा का एक वचन ही लिखेंगे। ये जो शब्द रूप है महान वो हमारे महत के अंदर आते हैं, महत शब्द रूप में, जिसका प्रथमा का एक वचन क्या है, महान। कि महापुरुष का समास विग्रह क्या हो जाएगा, महान पुरुष है। श्वेत वस्त्रम अर्थात श्वेत है जो वस्त्र। तो श्वेतम वस्त्रम अर्थात श्वेत है जो वस्त्र। अगला है हमारा सुंदर बालक अर्थात सुंदर है जो बालक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुंदर है बालक। आप चाहो तो इति लगा भी सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। अब पढ़ते हैं हम हमारा दूसरा कर्मधारय, उपमान उपमेय कर्मधारय समास। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तभी जाके आप इसके समास विग्रह कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि उपमेय, उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान, उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय तो वो होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाए। और तुलना बताने के लिए हम एक शब्द होता है एव, इसका प्रयोग करते हैं। तुलना बताने के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, इव का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि इव का जो प्रयोग है वो उपमेय के बाद किया जाए या उपमान के बाद किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि जिसकी तुलना की जाए, जैसे कि हमने लिखा
कि एग्जाम्पल में घनश्याम है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल क्या लिखा, घनश्याम है। घनश्याम का मतलब होता है बादल, घन यानी होता है बादल और श्याम यानी होता है काला, कि बादल के समान काला, बादल के समान काला। तो अब आप यहां पर देखें कि तुलना किसकी की जा रही है और किससे की जा रही है। तो यहां पर जो तुलना की जा रही है वो काले की जा रही है। तुलना किसकी की जा रही है, काले की जा रही है। किससे की जा रही है, बादल से, कि जिस प्रकार बादल होते हैं उसी के प्रकार वह कैसा है, काला है। तो यहां पर हम दूसरा अर्थ भी लिख सकते हैं कि घन के समान श्याम या फिर बादल के समान श्याम। बादल जैसा काला होता है तो उसी प्रकार जो श्याम है वो भी कैसा है, काला है, कि बादल के समान काला या फिर बादल के समान श्याम। ठीक है, तो यहां पर श्याम की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, बादल से। तो यहां पर जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसके बाद में हम इव का प्रयोग करते हैं। जिससे तुलना की जाए, तुलना किससे, और वो कौन है, उपमान। तो उपमान के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, इव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा घन श्यामे, अर्थात बादल के समान श्याम या घन के समान श्याम या फिर बादल के समान काला। तो इसका जो विग्रह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घने, अर्थात ये हो गया आपका उपमान। इव यानी होता है के समान या जैसा, दोनों ही यहां पर आप प्रयोग कर सकते हो, श्याम। तो उपमान के बाद में हमें किसका प्रयोग करना है, इव का प्रयोग करना है। उपमान के बाद हम हमेशा इव का प्रयोग करते हैं। तो इसका विग्रह पूरा क्या हो जाएगा, घने इव श्यामे इति। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, अदरवाइज ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको यहां तक भी करके छोड़ सकते हो। घने इव श्यामे यानी बादल के समान काला। कुसुम कोमलम यानी फूल के समान, कुसुम यानी होता है फूल, फूल के समान कोमल, फूल के समान। तो यहां पर कुसुमम, क्योंकि कोमलम शब्द हमारा प्रथमा का एक वचन है तो कुसुम में भी हम प्रथमा का एक वचन ही लगाएंगे। तो कोमलम कुसुमम दोनों में प्रथमा का एक वचन हो गया। यहां पर हमारा उपमान क्या है, कुसुमम, क्योंकि फूल से तुलना की जा रही है। फूल से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है कि फूल के समान कैसा है, वो कोमल है। ठीक इसी तरह से चंद्रमुखम, चंद्रमा के समान मुख या चंद्रमा जैसा मुख। तो यहां पर क्या हो जाएगा, चंद्र है इव मुखम, मुखम शब्द में प्रथमा का एक वचन है तो हम चंद्र शब्द में भी प्रथमा का एक वचन ही लगाएंगे। तो उपमान हमारा क्या हुआ, चंद्र है, और मुख हमारा क्या हुआ, उपमेय। ठीक 4 वाला, वज्रम इव कठोरम इति, अर्थात वज्र कठोरम, वज्र के समान कठोर। वज्र कठोरम का मीन्स क्या होता है, वज्र के समान कठोर। कठोरम लिखा हमने, ये हो गया हमारा उपमेय। इसी उपमेय के अनुसार उपमान में हम विभक्ति लगा देंगे कि कठोरम में अगर प्रथमा का एक वचन है तो वज्रम में भी हम प्रथमा के एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। और उपमान के बाद हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, इव का, कि वज्रम इव कठोरम इति, यानी वज्र के समान कठोर। ठीक इसी तरह से शैल है इव उन्नत है इति, शैलोन्नत है, शैल यानी होता है पहाड़, पर्वत, पर्वत के समान उन्नत, पर्वत के समान उन्नत, उन्नत यानी होता है बड़ा या ऊंचा। तो यहां पर उन्नत है शब्द में प्रथमा का एक वचन है तो शैल शब्द में भी हम प्रथमा का एक वचन ही लगाएंगे। शैलोन्नत है अर्थात शैल इव उन्नत है। बंद करना। तो इस अब पढ़ते हैं हम, हमारा तीसरा, पहला पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं तीसरा। उपमान उत्तर पद कर्मधारय है। कहने का मतलब कि जहां पर उपमान उत्तर पद में हो, उपमान कहां पर हो, उत्तर पद में, वहां पर हमारा उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास होता है। जैसे कि यहां पे लिखा पुरुष व्याघ्र है, पुरुष व्याघ्र है। तो इसका जब हम हिंदी अर्थ लिखते हैं तो हिंदी अर्थ है इसका पुरुष बाघ के समान, पुरुष बाघ के समान, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं बाघ के समान पुरुष। तो यहां पर पुरुष जो हुआ, पुरुष जो हुआ इसकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, और जिसकी तुलना की जाती है वो हमारा क्या होता है, उपमेय। तो पुरुष क्या हुआ हमारा, उपमेय हुआ। बाघ के समान अर्थात बाघ से की जा रही है
तो यहां पर बाघ क्या हो गया हमारा, उपमान हो गया। तो मैंने आपको यही बताया था, तीसरे में यही आता है कि जहां पर उपमान अंत में दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया हो, वहां पर हमारा उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास होता है। तो और जहां पर उपमान दिया जाए उसी के बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, इव का प्रयोग करते हैं कि पुरुष व्याघ्र अर्थात पुरुष है व्याघ्र इव। यहाँ पर व्याघ्र में प्रथमा का एक वचन है, तो पुरुष वाले शब्द में भी हम प्रथमा के एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। पुरुष है व्याघ्र इव अर्थात पुरुष बाघ के समान, पुरुष सिंह है अर्थात पुरुष सिंह के समान। तो यहाँ पर पुरुष इसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, सिंह से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाए उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, इव लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंह है के बाद में हमने क्या लगाया, इव। तो इससे पहले क्या दिया हुआ था, पुरुष, तो उपमेय हमारा पहले आ जाएगा, पुरुष है सिंह है इव अर्थात पुरुष सिंह के समान। मुख कमलम अर्थात मुख कमल के समान। तो यहाँ पर कमलम जो है इससे तुलना की जा रही है, किसकी की जा रही है, मुख की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाए उसके बाद में हमने क्या लगा लिया, इव। तो मुख कमलम का समास विग्रह क्या हो जाएगा, मुखम कमलम इव। कर किसलयम, कर यानी होता है हाथ और किसलयम यानी होता है नवपल्लव। इसका हिंदी अर्थ लिख देते हैं, हाथ नवपल्लव के समान, या फिर के समान के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हो जैसा, कि नवपल्लव जैसा हाथ या फिर हाथ नवपल्लव जैसा, बात वही है। तो यहां पर कर किसलयम, तो तुलना किसकी की जा रही है, हाथ की। किससे की जा रही है, नवपल्लव से। तो किसलयम, इसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, इव का। और स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, उपमेय, जो कि क्या है, करे, कि हाथ जो है वो किसके समान है, नवपल्लव के समान है। पुरुष है नागे इव अर्थात पुरुष नाग है, कि पुरुष जो है वो किसके समान है, नाग के समान है। तो यहाँ पर पुरुष की तुलना की जा रही है किससे, नाग से। तो नाग के बाद में क्या लगा देंगे, इव, और स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, पुरुष है। अब पढ़ते हैं हम हमारा 4 वाला कर्मधारय, अवधारण पूर्व पद कर्मधारय। अवधारण पूर्व पद कर्मधारय के जो एग्जाम्पल्स है, जब हम उनका हिंदी अर्थ करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक शब्द ही आता है, जिसके लिए संस्कृत में एक शब्द क्या दिया गया है, एव दिया गया है। इसके एग्जाम्पल जो है वहाँ पर एव का प्रयोग विशेषण के बाद में किया जाता है, विशेषण के बाद में किया जाता है। जैसे कि हमने लिखा विद्या धनम अर्थात विद्या ही क्या है, धन है। तो विद्या एव धनम अर्थात विद्या ही धन है। तो विद्या, गुरु, वेद, ये यहाँ पर सब क्या है, विशेषण है। अर्थात गुरुदेव, गुरु एव देव, गुरु ही क्या है, देव है, ईश्वर है। वेद संपद अर्थात वेद है एव संपद, वेद ही क्या है, संपत्ति है, संपत है। तपोधनम, तपस्या ही क्या है, धन है। तो यहाँ पर तप है एव धनम। तो जो इनमें अंत में विभक्तियां दी गई है, वचन दिया गया है, उन्हीं विभक्ति और वचनों का प्रयोग हमने इन शब्दों में किया है। जैसे कि इनमें सब में प्रथमा का एक वचन दिया गया है, तो इन सब में भी हमने प्रथमा के एक वचन का ही प्रयोग किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवधारण पूर्व पद कर्मधारय जो समास है उसमें विशेषण के बाद में हम एव का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं हमारे, ये सारे शब्द क्या थे, विशेषण वाले थे, जिसके बाद में हमने किसका प्रयोग किया हुआ है, एव का प्रयोग किया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये हमारा कर्मधारय समास था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।